हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.37। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस का फाइंड करने के लिए वी नॉट को। तो अब आपके क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लेकिन आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी इजी बनाना मेरा काम है आपके लिए। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अब तक तो उनके जहन में इतना अच्छा कंसेप्ट बन चुका होगा कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें, नोडल एनालिसिस में हमें नोड आइडेंटिफाई करना होता है। व्हाट इज़ नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती हैं। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती हैं वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे आपने कंसीडर नहीं करना होता बिकॉज़ वो ज़्यादा लंबा कर देता है क्वेश्चन को। आप कंसीडर करते हैं वो नोड जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती हैं, वो कहलाता है हायर नोड। उसके बाद आपने सरफेस नोड को कंसीडर करना होता है जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती हैं, ठीक है। यानी कि हायर और सरफेस नोड आपने कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखो, ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स। तो ये मेरे पास नोड 1 हो गया। V1 के नाम से मैंने वोल्टेज मेंशन कर दी हैं। उसके बाद ये मेरे पास एक ऐसा नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हैं, एक रेजिस्टर और एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। तो ये मेरे पास नोड 2, यहाँ पे V2 के नाम से वोल्टेज मेंशन। यहाँ पे भी देखो तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो वोल्टेज सोर्सेज एक रेजिस्टर की। तो यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये एक ऐसा नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर और एक करंट सोर्स। तो इसको करना पड़ेगा ग्राउंड, बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होगा हमारा करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। तो ये मैंने इसको कर दिया ग्राउंड, ठीक है जी, 0 वोल्ट। अब बात आ जाती है, देखो बच्चों, हमें मेन चीज़ तो वी नॉट फाइंड आउट करनी है। पहले हम वी नॉट की ही बात कर लेते हैं। देखो वी नॉट जो वोल्टेज है वो दो नोड्स के सेंटर में मेंशन है, यानी कि सिर्फ वही चीज़ लगी हुई है दो नोड्स के सेंटर में वी नॉट का कंपोनेंट। तो दैट्स वाई हम वी नॉट की इक्वेशन लिख सकते हैं नोड्स की मदद से। तो देखो ये वी नॉट है ना, तो जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। तो ये इसकी इक्वेशन बनी, यानी कि हमें V3 की वैल्यू मालूम करनी होगी V नॉट को मालूम करने के लिए, ठीक है जी। बस इतना सा कंसेप्ट था। अब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट देता हूँ सुपर नोड का। जब दो नोड्स के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स, यानी कि उस वायर के अंदर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वहाँ पे सुपर नोड की कंडीशन लगती है। कभी कभार सुपर नोड जो हैं वो बच्चों एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है सुपर नोड जो है एक दूसरे के साथ टकरार खा के अपनी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने ये वर्ड आपको पहले बता दिया। अब देखें, पहले नंबर पे नोड 1 और नोड 3 के दरमियान एक ऐसी वायर मौजूद है जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा की जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा इतना सुपर नोड हो गया। अब पहले नंबर पे आप इसकी इक्वेशन लिख लें। देखें क्या इक्वेशन बनेगी, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू जो इसकी वैल्यू है वो है 12। अब देखो बच्चों, आपके क्वेश्चन के अंदर टोटल तीन वेरिएबल्स हैं, V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है। तो आपकी इस इक्वेशन में V2 नहीं आया। आपने पता क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लास्ट में लिखना होता है। डेट्स वाई आपने उस कंपोनेंट के लिए 0 मेंशन कर देना, यानी तरतीब से लिखना है 0 V2, यानी कि V2 इसमें मौजूद नहीं है, ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, लेकिन ये आपने लिखना ज़रूर होता है ताकि बाद में आपको मसला ना हो जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। और एक तरतीब से वेरिएबल्स लिखने होते हैं। पहले नंबर पे देखो V1 है, फिर V2 है, फिर V3 है, और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो बच्चों, V2 और V3 के दरमियान में भी वही चीज़ है जो V1 और V3 के सेंटर में थी, यानी कि यहाँ पे भी सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी। तो ये दूसरी सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो गई। तो अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। देखें, माइनस का टर्मिनल V2 की तरफ है तो माइनस V2, पॉजिटिव का टर्मिनल V3 की तरफ है तो प्लस V3। अब इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसके अंदर V1 मौजूद नहीं है तो V1 के लिए 0 मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बात आती है यार, हमारे जहन में यही चल रहा होगा आप सबके जहन में, क्योंकि मैं आपके साथ ही इस वक्त क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे ये समझने आया ना वो खुद भी ये क्वेश्चन जहन में सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, आप सब यही सोच रहे होंगे कि अब KCL कैसे लगाएं सुपर नोड की बाउंड्री पे, और किस सुपर नोड की बाउंड्री के ऊपर KCL लगाएं। ये तो काफ़ी ज़्यादा वायर्स हो गई हैं। तो यार देखो,
असल में अब ये एक सुपर नोड की बाउंड्री के ऊपर केसीएल नहीं लगेगा, यानी कि ये आप इस तरह से समझो, अब ये दो सुपर नोड नहीं रहे, यानी कि ये दो सुपर नोड की बाउंड्रीज़ नहीं रही, ये एक सुपर नोड की होल बाउंड्री हो गई है। यानी कि इस ये जितनी बाउंड्री ड्रा हुई है ना, इसके घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उन सब की आपने करंट लिखनी है सिवाय इन दो वायर्स के जिनका निचोड़ आप लिख चुके हो। ठीक है, अभी लगाता हूँ केसीएल, आपको समझ आ जाएगा। आपने बस इतना ही लिखना, अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड। तो चेक करने वाला चेकर समझ जाएगा बच्चे ने क्या कहा है। ठीक है, अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड। तो बच्चों केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। जो भी इस नोड के घेरे में वायर्स आ रही हैं उन सब के अक्रॉस जो करंट है वो हमने लिखनी है। जिस वायर की करंट का ना पता हो वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो देखो केसीएल कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो हमें इज़ इक्वल टू की एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखनी होती है, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो मैं हमेशा राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स। ठीक है जी, तो ये मैंने इज़ इक्वल टू लगा दिया। अब देखें बच्चों, ये बाउंड्री होल बाउंड्री है, तो मैं इस साइड से पहले स्टार्ट करने लगा हूँ। देखो यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होती है, ये ऊपर वाली वायर तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये दो वायर्स आती हैं इस बाउंड्री में, तो मुझे इन दोनों वायर्स के क्रॉस जो करंट है वो लिखनी है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं इस नीचे वाली वायर्स की करंट लिखना चाहूँगा, इस नीचे वाली वायर की। तो देखो क्या करंट बनती है, इस वायर के अंदर कोई करंट मेंशन है नहीं मेंशन, यानी ये एक अननोन करंट है, यानी कि मुझे पता ही नहीं है इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगा के आपको दिखाऊंगा और एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बाद में बार बार उस तरह से होल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। तो लिहाजा मैं इस वायर की करंट लिखने के लिए यहाँ से एक करंट को लीव करवाऊंगा। तो जिस नोड में से हम करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ से V1 माइनस आ गया, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके ग्राउंड नोड में एंटर हुई, तो लिहाजा आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। तो देखो ये करंट का फार्मूला बन गया V/R। ठीक है जी, इस तरह से लिविंग करंट फार्मूला लगाते हैं। अब उसके बाद देखो ये वाली वायर आ जाती है, इसकी भी करंट का नहीं पता, तो वही तरीका V1 माइनस यानी करंट को लीव करवाया यहाँ से, तो जाके V2 में एंटर हुई, V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 6K है। उसके बाद इस साइड पे आते हैं, तो देखो V3 के घेरे में टोटल कितनी वायर्स थी, ये ऊपर वाली थी, ये वाली थी और ये नीचे वाली थी। ऊपर वाली दो का निचोड़ तो निकल चुका है, यानी ये वाली का ये वाली का, नीचे वाली सिर्फ बचती है, तो इसकी करंट हम लिखेंगे। तो इसकी करंट का भी देखो लिविंग करंट फार्मूला ही बनेगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से करंट को लीव करवा दूँगा, तो V3 में से जब एक करंट लीव होगी तो क्या लिखा जाएगा, V3 माइनस, जाके ये जाके ग्राउंड में एंटर कर गई, तो V3 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में 6K। ठीक है जी, अब उसके बाद बच्चों देखो ये भी आपने कवर कर लिया, नोड जो सुपर नोड में आ रहा है ये भी कवर कर लिया। अब ये नोड आ रहा है सुपर नोड में, तो इसको भी आपने कवर करना है। तो ये वाली वायर तो इस नोड में से ख़त्म हो चुकी है, ये नीचे वाली और ये वाली रह गई है। तो इस नोड की देखो, इस वायर की अगर करंट लिखना चाहो तो ये एक एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर कर रही है, तो एंटरिंग करंट हम हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, तो ये मैंने इस साइड पर लिख दी। अब लास्ट में रह जाती है ये वाली वायर, तो इसकी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती जाके V1 में एंटर हुई, तो V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। तो ये आपका बन गया होल क्वेश्चन का, देखो होल इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका बटा ख़त्म करने के लिए इसके एलसीएम से ज़रब देनी है। अब इसका एलसीएम जो आ रहा है मेरे पास, यहाँ तो आप 24 से ज़रब दे दो या 12 से ज़रब दे दो, क्योंकि ये दो नंबर्स ही हैं ऐसे जो इस बटे में जो नंबर्स मौजूद हैं उनको होल कट आउट कर सकते हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 12 से ज़रब दूँगा, मल्टीप्लाइंग बाई 12K। देखो यहाँ पे जब 12 के ज़रब हुआ, किलो किलो से कैंसिल, 4 एक बार 4 3 बार 12, तो ये आ जाएगा 3V1। यहाँ पे 12 ज़रब हुआ, 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार 2 ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 के तो ये भी 6 या तो यानी 2 ही ऊपर ज़रब होना है, यहाँ पे भी 2 ही ज़रब होना है। साफ यार वैसे ही पता चल रहा है। यहाँ पे 12 के ज़रब होगा, किलो मिली से कैंसिल, 12 6 बार 72 होता है, तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें ज़रा क्या हो रहा है। ये देखो -2V2 प्लस 2V2 कैंसिल आउट, -2V1 प्लस 2V1 कैंसिल आउट। तो लिहाजा जी यहाँ पे देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 3V1, V2 का वेरिएबल बचा ही नहीं है, तो लिहाजा उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 0V2।
और V3 का वेरिएबल 2V3 है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 72। दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। तो लिहाजा अब आप इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना तो मैं सिखा देता हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व नहीं करना आता तो वो जाके हमारी एग्जांपल 3.1 की वीडियो देख सकता है। वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया कैसे कैलकुलेटर पर इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस लिखना सिखाऊंगा, यानी ये मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए पहले आपने इनके वेरिएबल्स के साथ जो कॉन्स्टेंट्स हैं साइंस के साथ वो आपने यहाँ पे पहले लिखने हैं इक्वेशन वाइज। पहली इक्वेशन में देखो है 1 0 फिर -1, 1 0 फिर -1। दूसरी इक्वेशन में है 0 -1 1, 0 -1 1। तीसरी इक्वेशन में है 3 0 2। उसके बाद हम इनके वेरिएबल्स लिखेंगे कॉलम वाइज, V1 V2 फिर है V3, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स लिखेंगे इज़ इक्वल टू वाली साइड पे। फर्स्ट इक्वेशन में देखें 12 है, दूसरी में 6 है और थर्ड में 72 है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर मुझे नंबर वाइज इनकी वैल्यूज़ दे देगा। तो स्टूडेंट्स ये रही इनकी वैल्यूज़। V1 की वैल्यू है 19.2 वोल्ट, V2 की वैल्यू है 1.2 वोल्ट और V3 की वैल्यू है 7.2 वोल्ट। और हमें जो मतलब था वो था V3 की वैल्यू से, क्योंकि V0 V3 के इक्वल था, तो यानी V0 की वैल्यू है 7.2 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।